तो हो सकता है अब भारत के वोटर्स ने यह तय कर लिया हो कि राज्यों में वो अपनी पसंद की सरकार चुनेंगे, लोकल मुद्दों पर आधारित सरकार चुनेंगे, जिससे उनका रोजमर्रा का जीवन प्रभावित होता है। ऐसी योजनाएं जब उन्हें मिलेंगी उनके लिए वो वोट डालेंगे। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होगा तो शायद उन्होंने सोचा हो कि वो नरेंद्र मोदी के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर वो हो सकता है नरेंद्र मोदी को चाहें। अब अगले चुनाव में क्या होगा ये तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन 2019 के चुनाव में यही हुआ था। और 2018 के कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर वहां सरकार बनाई थी। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी ने कर्नाटक में भी 28 में से 25 सीटें जीती थी। यानी राज्य के विधानसभा चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में वोटर्स अलग अलग बातों को ध्यान में रखकर वोट देते हैं। और इसलिए यह बात पूरी तरह से सही नहीं होगी कि कर्नाटक के ये नतीजे लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं 2024 में उस पर भी कुछ असर डाल सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इससे एक माहौल जरूर बदलेगा। कांग्रेस पार्टी का जो काडर है, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल जरूर ऊपर होगा। राहुल गांधी का मनोबल जरूर इससे बढ़ेगा। राहुल गांधी की जो अपनी ब्रांडिंग है वो जरूर इससे और बेहतर होगी और राहुल गांधी एक मजबूत नेता के तौर पर सामने आएंगे। अब आपको बताते हैं कि कर्नाटक में किस नेता की रैली का क्या स्ट्राइक रेट रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक की कुल 51 विधानसभा सीटों को कवर किया गया था, जिनमें से 37 सीटें कांग्रेस जीत गई। और इस तरह भारत जोड़ो यात्रा का कर्नाटक में स्ट्राइक रेट 72.5% रहा। इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कुल 22 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां की, जिनमें से 16 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत गई और राहुल गांधी की रैलियों की जीत का स्ट्राइक रेट 72.7% रहा है। तो राहुल गांधी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। जो लोग कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का कितना फायदा हुआ, यह कहना पड़ेगा कि भारत जोड़ो यात्रा का फायदा हुआ है कर्नाटक में। और जिन इलाकों में भारत जोड़ो यात्रा गई थी, जहां पर पदयात्रा की थी राहुल गांधी ने, उन इलाकों में कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी का प्रदर्शन कैसा है। उन्होंने 42 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां की, जिनमें से 21 सीटें बीजेपी ने जीती और उनकी रैलियों की जीत का स्ट्राइक रेट 50% रहा है। अमित शाह ने 30 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के लिए प्रचार किया, जिनमें से 11 सीटें ही बीजेपी ने जीती और उनकी रैलियों की का जो स्ट्राइक रेट है जीत का वो है लगभग 37%। तो ये अमित शाह का स्कोर कार्ड है। आज राहुल गांधी ने कर्नाटक की जीत को मोहब्बत की जीत बताया है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए जो 3 बड़े नेता हैं, राहुल गांधी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परफॉर्मेंस कैसा रहा और अमित शाह का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। स्ट्राइक रेट किस नेता का क्या स्ट्राइक रेट है? 37% अमित शाह का स्ट्राइक रेट है जो आपकी स्क्रीन पर है। यह प्रधानमंत्री मोदी का स्ट्राइक रेट है जो लगभग 50% है और राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट जो है वो है लगभग 73%। कर्नाटक के नतीजों में बीजेपी के लिए क्या सीख है, बीजेपी ने क्या गड़बड़ की है? सबसे बड़ी सीख तो यह है कि अगर डबल इंजन की सरकार में एक इंजन बहुत अच्छा काम करे और दूसरे इंजन से धुआं निकल रहा हो और राज्य की इकाई और राज्य के नेता पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी पर निर्भर हो जाएं और सिर्फ मोदी मैजिक के नाम पर ही काम करते रहें और खुद कोई प्रभावशाली काम ना करें, तो ये डबल इंजन बीजेपी को जिता नहीं पाएगा। तो फिलहाल बीजेपी की स्थिति कुछ ऐसी है जैसी आपकी स्क्रीन पर है। एक इंजन जो है, जो केंद्र सरकार का इंजन है, जो नरेंद्र मोदी का इंजन है, वो तो बहुत जबरदस्त क्षमता के साथ हैवी ड्यूटी इंजन है, जबरदस्त काम कर रहा है। लेकिन जो राज्य का इंजन है,
वो इंजन, उसमें से धुआं निकल रहा है, वो इंजन ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा। और कर्नाटक में जो बहुत बड़ा जो फैक्टर रहा बीजेपी के लिए वो ये है कि डबल इंजन फेल हो गया, क्योंकि उनका जो एक लोकल वाला जो इंजन था उसमें जान ही नहीं थी, उसमें ताकत नहीं थी और वो लगातार धुआं छोड़ रहा था। अब आप ये देखिए कि कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार पार्टी की जीत के बाद किस तरह भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने साजिश रची थी और उन्हें जेल भेज दिया था, लेकिन जीतने के बाद आज वो कैसे भावुक हुए और उन्होंने क्या कहा, आप भी देखिए। I credit my party cadres and all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It is a collective leadership, and we have jointly worked. I have said in the beginning, joining together is the beginning. On the day I took the oath, thinking together is the progress. Working together is the success. That is what I said on the day. I assured Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi that, and Mr. Mallikarjun Kharge, that I will deliver Karnataka to their fold. I can't forget Srimati Sonia Gandhi coming to meet me in jail when all these BJP people put me under jail. So I rather choose to be in jail than having an office. That is the confidence what Gandhi family and the Congress party in the entire country restored on me. I thank all my leaders in the state, including Mr. Siddaramaiah, all the MLAs, all the party officers and the workers from the block to the booth level who took up the responsibility. It is not one effort, including my ACC office bearers, my general secretaries, in-charge general secretaries, secretaries. They work like a block on our office bearers, and all of them are responsible. तो कांग्रेस पार्टी ने इस बार यह संदेश दिया कि बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो सिर्फ बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस पार्टी का भी हिंदुत्व पर उतना ही अधिकार है। और आज ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने शिमला में एक मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और देश और कर्नाटक की जनता की सुख समृद्धि की उन्होंने प्रार्थना की है। वो तस्वीरें आज आप देखिए कि आज सुबह सुबह कैसे प्रियंका गांधी वाड्रा मंदिर में पहुंच गई। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही रही है कि जो राजनीति जनता के ध्यान को भटकाने की कोशिश करती है और जनता के मुद्दों पर बात नहीं करती है, वो राजनीति अब इस देश में नहीं चलेगी। हिमाचल में भी हमने ये देखा, कर्नाटका में भी यही देखा। जनता चाहती है कि अपने जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो, अपनी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो। क्या समस्या है? महंगाई, बेरोजगारी, जनता विकास चाहती है, भ्रष्टाचार नहीं चाहती है। ये मुद्दे हैं, इस मुद्दे पर ही ये चुनाव लड़ा गया, इन्हीं मुद्दों पर। और ये चुनाव मेरे ख्याल से इसलिए जीता गया है क्योंकि जनता अब जागरूक बन गई है। वो ऐसी राजनीति नहीं चाहती जो अपना ध्यान भटकाए।